स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार आपको डीलर की कक्षाओं का संचालन करा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको नोट्स और लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पिछली कक्षाओं में हमने 4th सेमेस्टर के सिलेबस की चर्चा किया था और चतुर्थ सेमेस्टर का पहला यूनिट था अनिवार्य संस्कृत में शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन। तो उसमें किस चीज़ों की चर्चा हो चुकी थी, जैसे संस्कृत की संरचना किन किन अवयवों के साथ हुआ था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, शब्दयोगी, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बना था संस्कृत। अब बात आती है कि संस्कृत में अनिवार्य संस्कृत में शुद्ध उच्चारण की बात होती है। तो शुद्ध उच्चारण कब होता है, जब आप अनुस्वार, विसर्ग, हलंत, स्पर्श, अंतस, इन सब चीज़ों का जब आपको अच्छे से याद होगा और तभी आप उसका अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे। तो संस्कृत की बात होती है क्रमबद्धता, अन्य भाषाओं की तरह नहीं है। संस्कृत में सबसे बड़ी चीज़ होती है क्रमबद्धता। किसी भी चीज़ की वैज्ञानिक स्पष्टता तभी होती है जब उसमें क्रमबद्धता होती है। जैसे विज्ञान की परिभाषा ले लीजिए। विज्ञान की परिभाषा क्या है, किसी भी विषय को सुव्यवस्थित, सुसंगठित क्रमबद्धता ही विज्ञान कहलाता है। तो अब संस्कृत में मान लीजिए किन किन संस्कृत वर्णों का क्रम वैज्ञानिक दृष्टि से किस पर आधारित है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। जो संस्कृत भाषा है वो किस पर आधारित है, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति क्या कहता है कि किसी चीज की उसमें शुद्धता होनी चाहिए, स्पष्टता भी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने पिछले कक्षाओं में चर्चा किया था कि एक एक शब्द का उच्चारण स्थान का उसका नामकरण ये थे। जैसे अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। च का क्या है, ताल। ट का क्या है, मूर्धा। क्यों मूर्धा है, क्योंकि इसका जो जहाँ से उत्पत्ति होती है मूर्धन से उत्पत्ति होती है। ताल इसलिए होती है क्योंकि उस शब्द के उच्चारण में ताल का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक, तो चलिए वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बात किया जाए। एक एक चीज़ का एक एक स्पष्ट होना चाहिए। तो हम बात करते हैं क्रमबद्धता की। देखिए, शुद्ध उच्चारण के लिए उच्चारण स्थानों का जानना अति आवश्यक है और एक एक शब्द का, एक एक वर्ण का उच्चारण स्थान संस्कृत में वैज्ञानिक दृष्टि से रखा गया है और उसका अवलोकन भी किया गया है, उसका परीक्षण हुआ है कि वास्तव में क्या ये चीज़ है। तो देखिए, और उसमें पाया भी गया। इसीलिए एक क्रमबद्धता जो है ये वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। इसमें जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, वैसा ही वाचन किया जाता है, वैसा ही पढ़ा जाता है। देखिए, ये आप याद रखिएगा। हमने एक चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ दर्शाने का प्रयास, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। संस्कृत में आप चाहे अनिवार्य संस्कृत पढ़े, चाहे संस्कृत पढ़िए, आप चाहे टेट दें, चाहे सुपर टेट दें, या आपका डीलेट का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो। ठीक, ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिए। इसमें हमने सूत्र भी लिख दिया है, सूत्र सहित। उच्चारण स्थान की बात होती है तो किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो ट का स्थान क्या है, मूर्धा। देखिए, ट का ट मूर्धा, मूर्धा। अब कैसे होता है ये चीज़ देखिए। ये उच्चारण स्थान इसका नाम है कि कौन सा कंठ है, कौन सा तालु, कौन सा मूर्धा है, कौन सा दंत है, कौन सा ओष्ठ है, कौन सा नासिका है, नाक। कंठ मतलब कंठ, ताल मतलब दो होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। मूर्धा मतलब इसी में जो चीज़ एकदम तोड़ फोड़ कर आता है, इससे जब जीभ हमारी टूट के आती है उसे हमें कहते हैं मूर्धन्यवाद। ओष्ठ जो ओठो दांतों की सहायता से बोली जाती है, जिसकी मुख्य भूमिका दांत होती है, उसे हम दंत कहते हैं। ओष्ठ जिन वर्णों के उच्चारण में ओष्ठ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उससे हम ओष्ठ कहते हैं। कंठ ताल, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ और ताल दोनों के सहारे से, दोनों की मदद से उच्चारण होते हैं, उसे हम कंठ ताल कहते हैं। कंठ ओष्ठ,
जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों के द्वारा बिना एक के अभाव में उस वर्ण का उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, उस वर्ण का उच्चारण हो ही नहीं सकता, इसलिए उसका नाम दिया गया कंठ ओष्ठ। कुछ ऐसे वर्ण है जिसका दोनों ही उच्चारण स्थान मिलते हैं। कौन कौन से? कंठ और ओष्ठ दोनों। और दंत ओष्ठ कुछ ऐसे भी हैं जिसका उच्चारण स्थान दंत भी है और ओष्ठ भी है। अब चलिए एक एक क्रम से एक एक का अध्ययन कर लेते हैं स्पष्ट रूप से। आज का वीडियो हमने खासतौर पर इसीलिए बनाया भी है कि आपको उच्चारण स्थान में कहीं आवश्यकता, एक बार देख लीजिए। अब देखिए याद कैसे करेंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। इसका सूत्र आप याद कर लीजिए, सूत्र याद कर लेंगे। आज जैसे कंठ का किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, तो देखिए एक सूत्र लिखा हुआ है, आप पढ़िए, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। क्या है वहाँ देखिए, पहला सूत्र है कंठ, कंठ के सामने लिखा हुआ है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। किन किन वर्णों के उच्चारण स्थान देखिए। अ का मतलब, यहाँ देखिए अ का मतलब आ का मतलब रस और दीर्घ दोनों, जहाँ अगर अ आ जाए जैसे ई का मतलब रस और दीर्घ दोनों, री का मतलब री उसमें भी होता है, उ का मतलब उ और उ दोनों। ठीक, तो देखिए अकु, कु का मतलब का वर्ग। हमने पिछली बार बताया था कि 5 वर्ग हैं वर्णमाला में, जिससे पहला अक्षर क्या है कु, उ का मतलब का वर्ग। का वर्ग में क्या क्या आएगा, जहाँ वर्ग की बात आ जाए तो देखिए क ख ग घ अंग, ये किसके अंतर्गत आएगा, कु वर्ग। देखिए यहाँ पर अ मतलब अ और आ दोनों, कु मतलब क ख ग घ अंग। हाँ देखिए ये कु हो गया, कु मतलब क ख ग घ अंग। हाँ, हा का मतलब ये आपका ह हो गया। और ये विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक, तो अकु विसर्गीय नाम कंठ। अ आ क ख ग घ अंग और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि ह का उच्चारण स्थान क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, दंत मूर्धा तालु कंठ। तो आपको सिंपल से याद करना है अकु विसर्गीय नाम कंठ। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, अकु विसर्गीय नाम कंठ। कंठ का उच्चारण स्थान किन किन वर्णों का, अ क कु और कु का मतलब क। वहाँ देखिए स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको बता रहे हैं आ का मतलब यहाँ देखिए आ, कु का मतलब 5 वर्ग, क ख ग घ अंग। ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। दूसरा चलते हैं ताल। इचु यसा नाम ताल, इचु यसा नाम ताल। हमारे साथ पढ़िए अब 2-3 बार। इचु यसा नाम ताल, इचु यसा नाम ताल, इचु यसा नाम ताल। अब देखिए याद हो गया होगा, पहला क्या था, अकु विसर्गीय नाम कंठ। हमारे साथ आप भी पढ़िए, 2-3 बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। पहले आप इसको सेट कर दिमाग में, अ कु, तो कु का मतलब दिमाग में आती है, कु का मतलब क ख ग घ अंग। अकु, ह और विसर्गीय नाम है, इन सब का क्या नाम है, कंठ। दूसरा हमने कहा ताल, इचु यसा नाम ताल, इचु यसा नाम ताल। ई चु मतलब चवर, चवर क्या क्या है, च छ ज झ इय और स, ये सब का उच्चारण स्थान क्या है, ताल। इसीलिए कहा जाता है ना तालव्य से, क्यों तालव्य से कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान ताल से लिया गया है, इसीलिए तालव्य से है। तो इचु यसा नाम ताल। ई का मतलब ई ह्रस्व और दीर्घ दोनों, चु का मतलब चावर, च छ ज झ इय और स, इन सब का क्या नाम है, ये नाम अनुस्वार क्यों होगा, क्योंकि आगे यहाँ क्या पड़ा हुआ है, अगर इसे ऐसे देखेंगे होगा नाम। ठीक, नाम पद के अंतिम म को अनुस्वार हो जाता है, इसलिए इसके क्या किया जाता है, अनुस्वार नाम।
इचु ऐसा नाम ताल, इन सब का क्या नाम है? ताल। तीसरा देखिए मूर्धा। मूर्धा किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? देखिए तीसरे का देखिए, पहले का था ये था अकु विसर्य नाम कंठ, ठीक, ये इचु ऐसा नाम ताल, ये तीसरा देखिए मूर्धा, तीसरे नंबर पर मूर्धा देखिए कह रहा है कि री टू रसाराम मूर्धा। क्या है? पहले 2-3 बार पढ़िए। री टू, टू का मतलब टावर, टावर क्या क्या है? ट ठ ड ढ। री टू र सा नाम मूर्धा। तो किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? री, री। टू वर्ग, टू वर्ग मतलब देखिए इधर तीसरा टू वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ ड़, क्या क्या हुआ? री, ट ठ ड ढ ड़। र और स, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो हमारे साथ 2-3 बार पढ़िए। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है या मूर्धन्य है? तो री टू का मतलब ट ठ ड ढ ड़, इन सब का क्या? और र और स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। चलिए दंत, चौथा है दंत। किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है? तो दंत के लिए देखिए आपके सामने सूत्र है रे तू ल सा नाम दंत। क्या क्या है? री, री दंत का है, री तू ल स, इन सब का क्या नाम है? दंत। देखिए दंत का सूत्र क्या है? री तू ल सा, ये क्या है? नाम। क्या नाम है? दंत। किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है? री त थ द ध न, ठीक, ये क्या हो गया? दंत। तो हमारे साथ पढ़िए एक बार फिर से। री तू ल सा नाम दंत। किस किस का उच्चारण स्थान दंत है? री, तू वर्ग मतलब त थ द ध और न स। इसीलिए कहा जाता है, देखिए याद रखिए एग्जाम में बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, हमने यहाँ लिख भी दिया है। इन तीनों सा का क्या नाम है? तालव्य से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए इसे कहते हैं तालव्य से। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसीलिए इसे कहते हैं मूर्धन्य से। इसका उच्चारण स्थान दंत है, इसीलिए इसे कहते हैं दंत। तो ये न सीटी वाला स, न शरीफा वाला, न षटकोण वाला स, अब कौन वाला स? तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत से। एग्जाम में बहुत पूछता है और इसको आप क्लियर कर लीजिएगा कि वास्तव में कौन कौन से स तीनों है, लेकिन स स स स स, ठीक। तो एक तालव्य स है, एक मूर्धन्य स है, एक दंत है। अब नेक्स्ट हमारा पांचवा चलते हैं ओष्ठ। किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, यानी ओष्ठ के द्वारा उनका उच्चारित किया जाता है? कौन? वह वर्ण देखिए, उपूपमाध्या नाम ओष्ठ। उ यानी देखिए उ और उ, पु, पु का मतलब प फ ब भ म, इन सब का क्या नाम है? ओष्ठ, ठीक। अब आता है छठवां। अब पांचों के पांचों वर्ग क्लियर हो गए, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ये पांचों वर्ग हैं और पांचों वर्ग का अलग अलग नाम दिया गया है। तो क से लेकर वर्ग कितने हैं? 5। कहाँ से लेकर? क से लेकर म तक, ठीक। चलिए
नासिका की बात हो लिया जाए तो नासिका वर्ड कौन कौन से हैं? इ, म, अंग, ड़, न, म, ये सब क्या है? नासिका वर्ड। क्लियर? चलिए अब तो नासिका वर्ड कौन कौन से? वर्गों का पांचवा अक्षर इ, म, अंग, ड़ और म, यही है वर्गों के पांचों जितने भी है। इया, म, अंग, ड़, न, म, ये नासिका है। क्यों नासिका है? क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में नाक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए देखिए, म, अंग, ड़, न, म, ये क्या है? नासिका वर्ण है। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिसका उच्चारण स्थान दोनों है। जैसे ए देतो कंठताल, ए देतो कंठताल, कंठ और ताल उच्चारण स्थान किसका है? ए। इसीलिए कहा गया, देखिए सूत्र है ए दैतो कंठताल। ठीक, ए देतो कंठताल। एग्जाम में बहुत पूछता है, कंफ्यूजन भी होता है क्योंकि यहाँ पर दो तीन चीज है। तो याद रखिए ए और ऐ का, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ताल। ए देतो कंठ ताल, ए देतो कंठ ताल, ए ऐ कंठ ताल, ए ऐ कंठ ताल, ए ऐ कंठ ताल। तो कंठ और ताल किसका उच्चारण स्थान है? ए ऐ कंठ ताल, ए ऐ कंठ ताल, ए ऐ कंठ ताल। ए ऐ औ का उच्चारण स्थान यानी ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु है। आठवां चलते कंठ ओष्ठ। ओ देतु, देखिए नासिका था, ये ए था, ये नासिका। ओ दैतो कंठ ओष्ठम, ओ दैतो, ओ दे, देखिए यहाँ से पता चल जाएगा। ए दैतो कंठ ताल, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ताल दोनों। ओ दैतो, ओ और औ का, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ। पीछे लिखा भी गया है। और ये कंठ ताल एग्जाम में कभी कभी पूछता, कभी कभी क्या मैक्सिमम इनमें से 2 नंबर क्वेश्चन जरूर आता है। और दंत ओष्ठ, वकारस्थ दंत ओष्ठ, वो का उच्चारण स्थान जो है वो दंत और ओष्ठ दोनों है। यही था आपका हिंदी वर्णमाला कहिए, चाहे संस्कृत वर्णमाला कहिए या हिंदी वर्णमाला के क से लेकर अ से लेकर ये सारे चीज ज तक। अभी इसमें से कुछ तो अक्षर इसको नहीं लिया गया है, जो भी चीज़ें थी यही उच्चारण स्थान है इन सब का। तो इसको आप कायदे से याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। हम स्क्रीन शॉट जा रहे हैं, एक बार हम वैसे ही आपको रिवीजन करा रहे हैं, आप हमारे साथ रिवीजन करिए, देख के करिए। तो देखिए पहला क्रम देखिए, उच्चारण स्थान सूत्र उच्चारित वर्ण। पहले क्रम में कंठ पढ़िए हमारे साथ। कंठ, अकुह विसर्जिय नाम कंठ, किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है? ठीक, तो देखिए यहाँ पर है किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है? अ, कु का मतलब क ख ग घ अंग। देखिए देखिए यहाँ से देखिए स्क्रीन से हम हट गए हैं। अब यहाँ देखिए कंठ है, किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है? देखिए सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, किन किन वर्णों का उच्चारण किन स्थान, किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है? तो देखिए अ का मतलब आ का मतलब अ और आ दोनों, कु का मतलब क ख ग घ अंग, ह और विसर्जनीय से मतलब याद है, विसर्जनीय मतलब विसर्ग 2 बिंदु आगे लगा दिए, क्या होता है? विसर्ग। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, तो अ आ क ख ग घ अंग और ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। दूसरा है ताल, इचु यसा नाम ताल। पढ़िए हमारे साथ, इचु यसा नाम ताल।
किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है? ई रस हो चाहे दीर्घ, च छ ज ज इया और स। देखिए शुद्ध देखिए ई, शुभ मतलब च छ ज ज इया य और स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। मूर्धा देखिए ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक। किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? रि ट ठ ड ढ ळ, र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। दंत ऋतु लसानाम दंता, रि ट थ द ध न और स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ओष्ठ उपमाध्या नाम ओष्ठ, उ प फ ब भ म, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। अब देखिए नासिका इयम अंगड़न म, इयम अंगड़न म, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। देखिए इयम अंगड़न म, सबका क्या नाम है? नासिका। अब दो दो वाले देखिए, किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान दो दो है? किसका कंठ और ताल दोनों है? ए दे तो कंठ तालु, कंठ तालु उच्चारण स्थान किसका है? ए का। ए और ए का जोड़ो स्वर है, कंठ और ताल दोनों है, इसलिए कहा गया कि ए दे तो। ये दोनों कौन कौन से? ए और ए का दो उच्चारण स्थान है, क्या है? कंठ और ताल दोनों। ओ दे तो, यहाँ पर ए दे तो है, देखिए यहाँ पर कंठ तालु है, यहाँ पर कंठ ओष्ठ है, ठीक। कंठ ताल और कंठ ओष्ठ। पहले ए पढ़ता है ना, तो देख लीजिएगा। कंठ ओष्ठ, ओ दे तो कंठ ओष्ठ, ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ दोनों उच्चारण स्थान किसका है? ओ और ओ का। वकारस दंत ओष्ठ, व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ दोनों। तो हमें आशा करते हैं कि आपको उच्चारण स्थान काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तीनों स भी समझ में आ गया होगा, दंत स, मूर्धन्य से और तालव्य से। इन चीज़ों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे और एक एक चीज़ का सही सही उच्चारण स्थान देखेंगे, तो आपको काफ़ी आसानी भी होगी और समझ भी होगी। तो ये था हमारा। अब देखिए कंठ क्यों कहा गया भैया कंठ? अ क और ये चीज़ें बार बार याद आएगी। जीवा मूली है। अब देखिए लौकिक संस्कृत का वर्णमाला आपको पढ़ाएंगे, ये तो था उच्चारण स्थान। और लौकिक संस्कृत का वर्णमाला इसके बाद आप देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए संस्कृत के दो भाग थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत मतलब जो वेदों के समय का संस्कृत था, और लौकिक संस्कृत मतलब जो आज की संस्कृत है। तो देखते हम यहाँ से अध्ययन करते हैं लौकिक संस्कृत की वर्णमाला, ठीक। कौन संस्कृत? लौकिक संस्कृत की वर्णमाला। देखिए वर्णमाला में दो ही चीज है, स्वर और व्यंजन। ये तो स्वर होगा, यह तो व्यंजन होगा। अब स्वर के अंतर कौन कौन से वर्ड आएंगे? लौकिक संस्कृत देख लीजिए, सब लोग जानते हैं। अ आ ए ई उ ऊ री। एक और था, संस्कृत की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात नहीं हो रही है। री ए आए ओ आओ, ठीक। ये थे स्वर। कौन कौन से स्वर थे? अ आ इ ई उ ऊ री री ए ऐ ओ आओ, ठीक। ये थे स्वर। अब क्या आता है? व्यंजन। व्यंजन देखिए क्या है, लौकिक संस्कृत की बात चल रही है यहाँ पर। व्यंजन के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं? देखिए
क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य। ठीक, ये थे यहाँ तक की, और इसी में सारी चीज बता देंगे। य व र ल, स स स स है। बचा क्या? अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह निशान क्या है? स्वर के ऊपर बिंदी। विसर्ग, विसर्ग क्या है? दो बिंदी का जो चिन्हान होता है वो विसर्ग कहलाता है। एक बस्ता देख लीजिए, अनुनासिक, अनुनासिक, चंद्र बिंदी। यही है व्यंजन। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत दो चीज पार्ट होते हैं किसी भी वर्णमाला के, खासकर हिंदी वर्णमाला के दो पार्ट हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर क्या होता है? जो स्वतंत्र होता है, जिससे किसी की आवश्यकता नहीं होती, उससे स्वर कहते हैं। स्वर का मतलब है स्वतंत्र। व्यंजन क्या है? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उससे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर देखेंगे तो का वास्तव में स्वर नहीं है, व्यंजन नहीं है, ये स्वर की सहायता से क प्लस तब बनता है क। ठीक, तो ये था हमारा व्यंजन, लौकिक संस्कृत स्वर और व्यंजन। वर्णमाला, संस्कृत की वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? जब वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रख देते हैं उसे हम कहते हैं क्या है भैया? ये वर्णमाला। अब देखिए, जो नासिका उसका थे, ऐसे कुल मिला के पिछली कक्षाओं में भी चर्चा हुआ था, कुल 63 या 64 वर्ण होते थे। किसको मिलाकर? अ से लेकर कंठ, ताल, ओष्ठ, जीवा, दंत, ओष्ठ, वकार, दंत, ओष्ठ, कंठ, ताल, ये मिलाकर 63 या 64 वर्ण होते थे। लेकिन धीरे धीरे इन वर्णों का विलुप्त होता चला गया। अब ये लौकिक संस्कृत की वर्णमाला है यही। इसमें देखिए छ त्र ज्ञ जो है वो संयुक्ताक्षर है। छ त्र ज्ञ, इसे किस नाम से जाना जाता है? संयुक्ताक्षर। छ किन किन वर्णों से मिलकर बना है? क प्लस स। त्र किन किन वर्णों से मिलकर बना है? त प्लस र। ज्ञ किन किन वर्णों से मिलकर बना है? ज प्लस इ। ठीक, ये रहा, देख लीजिए, कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें। छ किन किन बना है? क प्लस। त्र किन किन से बना है? त्र प्लस र। ज्ञ किन किन से बना है? ज प्लस इ। ये रहा। ठीक, देखिए अब क्या कहते हैं, जैसे ज्ञ होता है ना, ज्ञ शुद्ध उच्चारण ऐसे, लेकिन लोग कुछ ऐसे कहते हैं ज्ञ, तो ये ज्ञ, ये क्या है? अशुद्ध उच्चारण है। क्यों अशुद्ध उच्चारण होता है? क्यों? क्योंकि हम लोग उसमें बोलने में सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक, जैसे कृषक है, कोई कृषण लिख दिया, तो ये सब चीजें होती हैं। शेष है, शेष ऐसे लिखा जाता है,
कोई शेष ऐसे लिख देता है। तो ये क्या है, जब आपको सही वर्णों का सही उच्चारण अवस्था नहीं मालूम होगा तो ऐसे ही होगा। तो देखिए इसी में देखिए कुछ नामकरण दिया गया है। स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं, तो क से लेकर म तक, यानी क से लेकर म तक क्या कहा गया है, स्पर्श वर्ण। क से लेकर म तक क्या कहा गया है, स्पर्श वर्ण। तो स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं, ये क से लेकर इस म तक, इसको क्या कहा गया है, अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, य व र ल, य व र ल क्या है, अंतस्थ। ये क्या है, उस व्यंजन कौन सा है, स स स। संयुक्ताक्षर व्यंजन कौन सा है, क्षत्रज्ञ। ठीक, ये रहा लौकिक संस्कृत का वर्णमाला। इसको आप अच्छी तरीके से हम स्क्रीन शॉट जा रहे हैं, एक बार इसको आप लोग फिर से अच्छी तरीके से देख लीजिए। स्पर्श वर्ण कौन सा है, अंतस्थ वर्ण कौन सा है, उस व्यंजन कौन से हैं, अनुस्वार का चिन्ह क्या है, विसर्ग का चिन्ह क्या है, अनुनासिक का चिन्ह क्या है। अनुस्वार का चिन्ह ये होता है, ऊपर एक बिंदु लग दिया जाता है स्वर के ऊपर तो अनुस्वार कहा जाता है। विसर्ग के ऊपर विसर्ग, जब बगल में दो बिंदु रख दिया जाता है उसे विसर्ग कहा जाता है। जब स्वर के ऊपर चाँद की तरह बनाकर बिंदु रख दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु या अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये चीज हुआ हमारा लौकिक संस्कृत के अंतर्गत किन किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं यत्न या प्रयत्न। जब हम भी कोई शब्द बोलते हैं तो भाई बिना यत्न किए हुए, बिना प्रयत्न किए हम कोई चीज़ पा सकते हैं। हमारे सामने भोजन रख लिया जाए और हम यत्न प्रयत्न करें, क्या भोजन हमारे मुंह में चला जाएगा, नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, हाथ से उठाना पड़ेगा, ठीक, मेहनत करना पड़ेगा, और चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा सा हो। यही इसीलिए अगर हमें किसी शब्द के वर्ण को उच्चारण करना है तो हमको यत्न या प्रयत्न करना है। तो यत्न या प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो यत्न या प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यह एक अभ्यांतर यत्न और दूसरा होता है उवाह्य यत्न। अभ्यांतर यत्न और याय, तो याद रखिएगा यत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो यत्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अभ्यांतर यत्न और बाह्य यत्न। यत्न मतलब ये होता है कोई भी हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमको कुछ यत्न या प्रयत्न करना पड़ता है, और वही या तो हम अंदर से यत्न करें या तो बाहर से यत्न करें। वही बतिया हुआ ना, कहा कि किसी भी ध्वनि के उच्चारण के लिए मुख विवर यानी मुख विवार से कंठ प्रयत्न, ये कौन सा प्रयत्न करता है, कंठ प्रयत्न जो प्रयास करता है मुख विवर के द्वारा, कंठ प्रयत्न जो प्रयास करता है वही प्रयत्न कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। मान लीजिए क्या है, प्रयत्न, ठीक, ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन से होते भैया, एक होता है अभ्यांतर यत्न, अभ्यांतर प्रयत्न, और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। अब बात होती है वास्तव में अभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न क्या होते हैं। देखिए जब हम किसी भी वर्णों की उच्चारण करते हैं तो हमने कहा ना यत्न या प्रयत्न करना भी पड़ता है। अब ये किसके आधार पर, इसे देखिए अभी पढ़े आपने, कंठ होगा, ताल होगा, जीवा होगा, मूर्धन्य होगा, कंठ ओष्ठ होंगे और कंठ ताल होंगे, दंत ओष्ठ होंगे, इन सब का। अब
अभ्यांतर यत्न कितने प्रकार का होता है? तो अभ्यांतर यत्न जो होता है 5 प्रकार का होता है। और वाय यत्न कितने प्रकार का होता है? ये 11 प्रकार। ठीक, तो यत्न और प्रयत्न। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछता है, देख लीजिए कि अभ्यांतर यत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो यत्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभ्यांतर यत्न और वाय यत्न। देखिए यत्न, अब अभ्यांतर कितने प्रकार के होते हैं? तो अभ्यांतर यत्न जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। ठीक, स्पष्ट या स्पष्ट वर्ण मतलब एक का से लेकर म तक जितने वर्ण हैं सब स्पष्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा यत्न कितने प्रकार के होते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि यत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयत्न यत्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभ्यांतर यत्न और वाय यत्न। कभी कभी दे देगा विवृत किसके अंतर्गत आता है? अभ्यांतर यत्न के अंतर्गत आता है कि वाय? देखिए इसको आपको याद करना पड़ेगा, याद हम आपको करा देंगे। स्पष्ट, स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। एक अगर आप याद कर लेंगे, स्पष्ट अगर आपने याद कर लिया तो ईषद स्पष्ट, ईषद जोड़ दीजिए, विवृत, ईषद विवृत। ठीक, तो ये था आपका ये अभ्यांतर। अभ्यांतर कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से? स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। एक बार फिर हमारी बात, हम सोचते कि आपको याद हो जाए, रट लीजिए। स्पष्ट पहला, स्पष्ट दूसरा, ईषद स्पष्ट, ईषद जोड़ दीजिए बस, ईषद स्पष्ट तीसरा, विवृत चौथा, ईषद विवृत और 5वां संवृत। वाय प्रति कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विवार, संवार, श्वास, विवार, संवार, ठीक, श्वास, विवार, श्वास, संवार, नाद, घोष, अघोष, विवार, संवार या श्वास, नाद, घोष, अघोष, ठीक, घोष अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, देखिए ये हो गया आपका विवार, संवार, नास, घोष, अल्पप्राण। और क्या है? उदात, अनुदात, और स्वर। ठीक, ये रहा आपका, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये रहा आपका अभ्यांतर यत्न और वाय। तो वाय प्रति कितने प्रकार के? यार कौन से? विवार, संवार, नाद, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। अब इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि जानते हैं एग्जाम में कन्फ्यूजन कहाँ होता है? जब पूछ लेगा नाद किसके अंतर्गत आता है, अभ्यांतर यत्न के अंतर्गत आता है कि वाय प्रयत्न के अंतर्गत आता है। तो आपको हमने दोनों बता दिया, उसको आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि इनकी परिभाषा क्या होती है।
तो आइए चलते एक बार फिर। अभ्यांतर यत्न 5 प्रकार कौन, देख लीजिए आप स्पष्ट देखिए, स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विवृत, ईषद विवृत और समृत। और वाय प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11। कौन कौन से? विवार, श्वास, विवार, श्वास, संवार, नाद, घोष, अघोष, अल्पराग, महाप्राग, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। घोष, जैसे घोष है, घोष वर्णों के उच्चारण में घोष होगा, घोष हो तो ध्वनि होगा, गूंज होगा। अघोष, अघोष वर्णों के उच्चारण में ध्वनि या गूंज नहीं होगी। अल्पराग, जिसके कहने में सबसे कम समय लगता है उसे अल्पराग कहते हैं। और महाप्राग, जिसको कहने में उससे ज़्यादा का समय लगता है उसे महाप्राग कहते हैं। अल्पराग वर्ण कौन कौन से हैं? तो वर्गों के 1, 3, 5 और ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण, ये क्या है? ये अल्पराग है। अब वो कौन कौन से वर्गों के? जैसे मान लीजिए क वर्ग हो गया, क, ख बाद ग, घ अंग, क ग अंग, च, छ, ज, झ, ञ। ऐसे क से लेकर म तक हर का तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा और स कितने होंगे वो क्या कहलाएंगे? उनका नाम है अल्पप्राग। महाप्राग वर्ण कौन से हैं? देखिए बचा क्या? 2 और 4 और अंतस्थ, ये जो भी हैं अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? स, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? य, व, र, 2, 4 मतलब देखिए क के बाद क्या बचा? दूसरा नंबर ख और घ। ऐसे वर्ग के जितने पांचों वर्ग के हैं, दूसरा और चौथा वर्ण और अंतस्थ वर्ण वो क्या कहलाएंगे? महाप्राग। उदात्त, जिन वर्णों के उच्चारण में उदात्त ऊपर के ताल को स्पर्श करे वो उदात्त होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में अनुदात्त, मतलब नीचे की दांत, मतलब नीचे की तरफ जो स्पर्श करे ताल को, वह अनुदात्त कहलाता है। स्वरित, समाहार स्वरित, जो बीच में रहे उसे कहते हैं स्वरित। विवार, मुंह खुला रहता है, संवार मुंह बंद होता है। विवार, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह खुला रहता है उसे विवार कहते हैं। संवार, जिसमें बंद हो। तो ये रहा है आपका यत्न या प्रयत्न। अब हम अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे अशुद्ध उच्चारण के और कौन कौन से, अभी शुद्ध उच्चारण से अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या। तो ये चीज़ आप अच्छे से आप एक बार स्क्रीन चढ़ जा रहे हैं, एक बार फिर आप लोग इसको याद कर लीजिए देखकर, ठीक। क्या क्या है हमने आपको पढ़ाया भी। प्रयत्न, प्रयत्न कितने प्रकार के हो गए हैं? 2 प्रकार के हो गए, अभ्यांतर, प्रत्याय। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि यत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो यत्न 2 प्रकार के होते हैं, प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। अभ्यांतर यत्न, वाय प्रयत्न। अभ्यांतर यत्न कितने प्रकार का होता है? तो अभ्यांतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं। हमने बताया, बार बार वो चीज़ रिवीजन नहीं करना चाहते क्योंकि ये रिवीजन है, अंतिम है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। वाय कितने प्रकार के होते हैं? वाय प्रयत्न 11 प्रकार के, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्परा, बढ़ापा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये थे हमारा प्रयत्न। अब आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इस पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्या क्या चीज़ें थी। तो आज हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।